12 साल से कांग्रेस पार्टी हमारे नेतृत्व खासतौर से सोनिया जी और राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा गया। ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि ईडी का जो केस है वो दुर्भावना से ग्रसित है, वो पाया गया है, क्षेत्राधिकार से ज्यादा है। जब प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई एफआईआर ही नहीं है तो केस कहां से बन रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, एक भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ, एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिला। अगर आपको लग रहा था कि कुछ इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो झुंझुना क्यों बजा रहे थे 12 साल से। जब तक पैसे का आवंटन रहेगा तब तक काम रहेगा, अन्यथा काम खत्म। 12 साल से प्रतिशोध की घिनौनी गंदी राजनीति खेली जा रही थी इस देश में। 12 साल से कांग्रेस पार्टी हमारे नेतृत्व खासतौर से सोनिया जी और राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा गया। एक पूरा टूल किट तैयार किया गया बीजेपी के द्वारा। उसमें बीजेपी के सारे नेता शामिल थे, उनके चरण वंदन करने वाले तमाम साथी शामिल थे, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके बेलगाम प्रवक्ता, बददिमाग उनके जो मंत्री हैं, सब शामिल थे। और हम अपनी बात पर अड़े हुए थे कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया और अंततोगत्वा सत्य की जीत होगी, और आज वही हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि ईडी का जो केस है वो दुर्भावना से ग्रसित है, वो पाया गया है, क्षेत्राधिकार से ज्यादा है। जब प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई एफआईआर ही नहीं है तो केस कहां से बन रहा है। ये टेक्निकलिटीज हैं। मैं मोटे तौर पर बताना चाहती हूं कि एजेएल जो आजादी का मुखपत्र नेशनल हेरल्ड छापता था, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे महानायकों ने करी, जब उस पर संकट आया तो उस संकट से उबारने के लिए यंग इंडियन का गठन किया गया, जो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में जिसमें शेयर होल्डर को एक नया पैसा नहीं मिल सकता, उसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढ रहा था। और ये वही ईडी है जिसने 2015 में कहा था कि कोई केस ही नहीं है, और ये केस बंद कर दिया गया था, और उसके बाद कुरेद कुरेद कर दोबारा से ये केस खोला गया। आज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इस देश को जवाब देना है कि ये जो ईडी को आपने पालतू एजेंसी बनाकर प्रतिशोध की राजनीति से लोगों के ऊपर इंटिमिडेट करने के लिए, अटैक करने के लिए छोड़ा, उसका फायदा क्या हो रहा है। कोर्ट में तो ईडी धराशायी हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, एक भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ, एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिला। इतना विचित्र केस है जहां पर बिना एक पैसा कमाए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग रहे थे। तो मुझे लगता है कोर्ट का जजमेंट शायद मोदी जी, उनके बददिमाग मंत्रियों, उनकी द्वेष भावना को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी सरकारी एजेंसीज की रहने दीजिए। हालांकि ये तो कानूनी पहलू दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कर रखी है। 12 साल बाद यह केस 2013 से चल रहा है। 2021 में ईडी इसमें कूद पड़ा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। ईडी की चार्जशीट का संज्ञान ही नहीं लेना चाहता कोर्ट, और अब ईडी ने एक एफआईआर दर्ज करी। अगर आपको लग रहा था कि कुछ इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो झुंझुना क्यों बजा रहे थे 12 साल से। आप तो 2021 से खुद इसको प्रोब कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं 2021 से इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज करी। आपको एफआईआर तब दर्ज करनी पड़ी जब आपको पता है कि ये पूरा जो केस है ये झूठ के ताश के पत्तों की तरह खड़ा था, जो अब गिर चुका है। अब आप 50 केसेस दर्ज कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो पूर्वाग्रह से ग्रसित, जो द्वेष की भावना से, बदले की राजनीति से, विंडिक्टिव पॉलिटिकल विच हंटिंग कर रहे थे, वो सारा देश देख रहा है। मुझे लगता है प्रियंका जी ने एक बहुत ही उम्दा बयान दिया है इस पर। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। महात्मा गांधी से इनके पूर्वज भी चिढ़ते थे, ये भी चिढ़ते हैं बीजेपी वाले। महात्मा गांधी को इन्हीं के गोडसे ने मारा था, और आज महात्मा गांधी का नाम हटाने का दुस्साहस और पाप नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। मनरेगा जिसका 90% पैसा केंद्र सरकार से आता था, अब सिर्फ 60% आएगा, 40% राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया है। यही नहीं, जब तक पैसे का आवंटन रहेगा तब तक काम रहेगा, अन्यथा काम खत्म। सरकार ने यह भी कहा है कि 60 दिन का निलंबन अनिवार्य रहेगा। मतलब सरकार कह रही कि कमाओ मत, काम मत करो, इंतजार करो। सरकार एक्चुअली सार्वजनिक काम से हटाकर लोगों को प्राइवेट लेबर सप्लाई का काम कर रही है। और भी बड़ी बात, मनरेगा डिमांड ड्रिवन था। जहां पर डिमांड आती थी काम की, वहां पर सरकार 100 दिन का काम देने का काम करती थी, और इस कानून में लिखा हुआ था अगर सरकार काम नहीं देती थी तो सरकार को उसका भुगतान भी करना पड़ता था। अब हो गया डिमांड ड्रिवन नहीं, जब तक प्री डिटर्मिन्ड मानक है उससे मिलेंगे, और जब तक बजट आवंटन जो किया गया वो रहेगा तभी तक काम होगा।
मेरे हिसाब से ये मनरेगा और सबसे बड़ा दुस्साहस किया गया है। मनरेगा का सारा काम ग्राम सभा और पंचायतों के जरिए होता था, जिससे कि हमारी जो लोकतंत्र की पहली कड़ी है वो भी मजबूत होती थी। उनको लोकल कहाँ पे काम कराना चाहिए, कौन से जगहों पे काम की जरूरत है, किन सड़कों को बनना ज्यादा जरूरी है, किन पोखरों में काम जरूरी है, उनको पता होता था। अब ये काम एआई डैशबोर्ड, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी, इसका एआई, इसका जो काम है वो जियो टैगिंग से होगा। मतलब गांव देहात के जो लोग इतनी तकनीक नहीं जानते होंगे उनको ये काम नहीं मिलेगा। असली बात यही है। तो जो जो काम की गारंटी वाला कानून था, जिसने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल दी, उसको भी बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर जो होगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी। आपने 125 दिनों का जिक्र किया था, मैं उसका भी जवाब देना चाहती हूं। 2024-25 में इसी मोदी सरकार ने औसतन 42 दिन का काम दिया है। 100 तो छोड़ दीजिए, तो 42 दिन का काम देने वाले 125 का सपना दिखा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने औसतन 51 दिन का काम 2018-19 में दिया था, जो गिरकर अब 42 हो गया, और अब ये कह रहे हैं 125 दिन का देंगे। 100 दिन का तो आप दे नहीं पा रहे हैं। इन लोगों की दिक्कत क्या है? स्किल्ड लेबर के लिए 2 करोड़ रोजगार बनना था, बन गया क्या इस देश में? इस देश में तो अभी तक 22 करोड़ रोजगार बन गए होते। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से पीड़ित हैं। जब युवा बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर डंडे पड़वाए जाते हैं। ये सरकार भविष्य की कोई बात नहीं करेगी। 11 साल से नरेंद्र मोदी ने क्या एक ऐसी स्कीम बनाई है जिससे लोगों को रोजगार मिले, इस देश की तस्वीर तकदीर बदले? नहीं, सिर्फ स्कीमों को बदलने का, नाम बदलने का काम किया है। पहले किसी स्कीम का कुछ नाम था, उसका कुछ रख दिया। लेकिन ये जो पाप और दुस्साहस सब किया जा रहा है, ये गलत है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। एक नया नैरेटिव सामने आया है। राम शब्द आया, कांग्रेस बेचैन हो गई। कांग्रेस को काम करने के गारंटी देने वाले कानून के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो काम की गारंटी खत्म कर रहे हैं, जो आप चीप लेबर सप्लायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप अनिवार्य निलंबन कर रहे हैं। आप कौन होते डिसाइड करने वाले मजदूर कहां पे काम करेगा? उसकी चॉइस नहीं होनी चाहिए। उसका इज्जत, उसका सम्मान, उसकी आय कुछ नहीं है। आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि इसका इतना ही फंड रहेगा? अगर वहां पर जरूरत है, और असलियत यह है, यह सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी तो इसको हमारी विफलताओं का पुलिंदा कहते थे, और असलियत यह है कि इसने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। मनरेगा जो है वो संजीवनी साबित हुआ गांव देहातों के लिए। जब कोरोना आया, आपको पता था बाकी जगहों पे क्या हाल हुआ। यह सरकार गरीबों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। यह राज्य विरोधी है, यह गरीब विरोधी है, यह लैंडलेस लेबर विरोधी है, यह भारत के फेडरेशन ऑफ इंडिया जो संघीय ढांचा है उसके भी विरोधी है। इतना ठीकरा आप राज्यों पे क्यों फोड़ रहे हैं? राज्यों के पास कहां से राजस्व आएगा ये करने का? क्या डेटा एनालिसिस किया आपने? जो डेटा देखा नहीं है, तो मैं इस पर एकदम से टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। डेटा जानकारी है मेरे पास। 58 लाख बंगाल में, 30 लाख राजस्थान। मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर जिस तरह से कनपट्टी पर कट्टा रखकर किया जा रहा है, 40 के करीब बीएलओस की जो मौत हुई है ये करते हुए, जिस तरह से लोगों के अंदर ये डर, ये भय, ये शंका है कि उनका नाम तो नहीं कट सकता, ये हमारी लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठा देता है। हमारे लोकतंत्र की क्या नींव है? एक व्यक्ति एक वोट। बीजेपी में एक व्यक्ति अनेक वोट, और बाकी सब के लिए गैर बीजेपी में अनेक वोट, एक भी व्यक्ति नहीं। यह असलियत है। नीतीश कुमार जी वाली वीडियो आपने देखी? मैं इस बात को इतने हल्के में नहीं लूंगी। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे। वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी। वो पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। मुझे तो यह अचंभा हो रहा है कि कुछ लोग इसको पिताव्रत बात बताकर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, यह काम पिता को भी नहीं करना चाहिए। आप एक किसी की चॉइस से, आप किसी के ये चुनाव से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबां पे हाथ डालने की, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है।